और अब खबरें देखते हैं सिटी सेंटर में। एमपी छात्रवृत्ति कार्यक्रम में सीएम का बयान। 12वीं में 74% से ज्यादा अंक लाने वाले को मिलेगा लैपटॉप। 94,234 छात्रों को एमपी सरकार लैपटॉप देगी। जिनके 74% से ज्यादा अंक आए हैं 25,000 रुपए के लैपटॉप देगी एमपी सरकार। योजना पर कुल 235 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रतिभाशाली छात्रों के साथ खड़ी है सरकार। तो एमपी छात्रवृत्ति कार्यक्रम में सीएम का बयान। 12वीं में 74% से ज्यादा अंक लाने वालों को मिलेगा लैपटॉप। 94,234 छात्रों को एमपी सरकार लैपटॉप देगी। 25,000 रुपए के लैपटॉप देगी एमपी सरकार। योजना पर कुल 235 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो प्रतिभाशाली छात्रों के साथ खड़ी है सरकार। एक अलग प्रकार का समय लेके आ रही है। हमारे 12वीं पास 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, खासकर 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाना है। ये लैपटॉप 25 हज़ार की राशि के लगभग रहने वाले हैं जो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। राशि डाल करके भी सरकार उनको, अपने बच्चों को उनकी पसंद से अगर थोड़ा उनके चॉइस से लेना हो तो ये छूट भी हम दे रहे हैं। कुल 235 करोड़ 58 लाख के अमाउंट हमारे इस पूरी योजना में लगने वाला है। लेकिन पैसे का सवाल नहीं है। प्रतिभावान बच्चों के साथ सरकार खड़ी है, ये हमारा मनोभाव दिखाई देता है। युवाओं के लिए आगे बढ़ने की संभावना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विकसित समय के लिए नई पौध तैयार करना, ये हम सबका संकल्प है। तो प्रतिभावान छात्रों के साथ खड़ी है सरकार। मध्य प्रदेश में स्कॉलरशिप घोटाला इसी दौरान सामने आया। मदरसों और स्कूल में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में फर्जीवाड़ा किया गया। 972 अपात्र स्टूडेंट के नाम पर फर्जी तरीके से स्कॉलरशिप ली गई। पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसे लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद मोबाइल क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की। केंद्र सरकार की जांच में इस बात का खुलासा हुआ। 40 से ज्यादा ऐसे संस्थान पाए गए। 57,78,300 रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति घोटाला किया गया। अब इस मामले में जांच हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कॉलरशिप घोटाला सामने आया है। मेरे साथ क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान साहब मौजूद हैं। इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं और क्या हुआ है इस मामले में अब तक, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सीधा बातचीत करेंगे। सर, किसकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है? कितने छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति ली गई है? जो पूरी प्रक्रिया है और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, बताइएगा। क्राइम ब्रांच भोपाल के संज्ञान में एक मामला आया है। ये मामला पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो होता है उसके सहायक संचालक द्वारा लिखित शिकायत के रूप में दिया गया है। इसमें जो स्कूल मदरसे उनके छात्रों के द्वारा फर्जी रूप से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप वजीफा लेने के मामले में की गई। इसमें 40 संस्थाओं के संचालकों को हम लोगों ने एफआईआर में आरोपी बनाए। शिकायत भी इन्हीं के विरुद्ध की गई थी। इसमें अपात्र छात्रों के द्वारा छात्रवृत्ति ली गई। स्कूल की भूमिका है कि स्कूल संचालकों को ये जानते हुए कि स्कूल की मान्यता उस शिक्षण सत्र के लिए नहीं है, 11वीं 12वीं के लिए नहीं है, उस 11वीं 12वीं के छात्रों को वजीफे दिलवाए गए। प्रारंभिक तौर पर जांच में ये बात सामने आई है कि जो छात्र जो फॉर्म अपलोड करते हैं ऑनलाइन उसको सबमिट या फॉरवर्ड स्कूल करता है। चूँकि स्कूल की बात की जानकारी होती है कि वो छात्र वहाँ पे अध्ययनरत है या नहीं, या उस शिक्षण सत्र के उस क्लास के उनको संचालित करने की मान्यता है या नहीं। इसलिए स्कूल संचालकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। हमारी जांच का दायरा प्रारंभिक तौर पर अभी स्कूल संचालकों के, मदरसा संचालकों के विरुद्ध ही है। उन्हीं खिलाफ जांच की रही। उनको नोटिस किया गया है। उनके जवाब देने के बाद हम आगे कार्रवाई तय करेंगे। पुलिस ने जांच के 2 और बिंदु तय किए हैं। इसमें यह कि क्या मात्र वजीफा ही अपात्र लोगों के द्वारा लिया गया है, या जो छात्र हैं वो भी फर्जी हैं, उनको भी कहीं फर्जी रूप से खड़ा किया गया। और ये सब मामला सामने आता तो ये बड़ी गंभीर बात होगी। उसमें अलग धाराओं में और अलग तरीके से कार्रवाई होगी। क्या ये जो 40 स्कूल संचालक हैं, दायरा इससे आगे भी बढ़ेगा या प्रदेश में अन्य जगहों पर भी इस तरह के मामले सामने आपकी जानकारी में क्या है सर? देखिए, जो 40 संस्थाओं से अधिक आरोपी बनाने की बात हमारी निर्भरता
उस संस्थाओं पर या अल्पसंख्यक पिछड़ा कल्याण विभाग के ऊपर रहेगी, जो वो इनको चिन्हित करके दे। हम अपने को जो जितने संस्थाओं के खिलाफ जांच होगी उन तक सीमित किए हुए हैं। यदि उनकी जांच पूर्ण हो जाती है उसके बाद कुछ हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे, अन्यथा अभी तक हम अपना दायरा 40 संस्थाओं तक ही सीमित किए हुए हैं। अभी किसी से पूछताछ, किसी स्कूल संचालक से कुछ हुआ? अभी हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं, उनको समय दिया गया है। उस समय में स्कूल संचालक अपना पक्ष, अपने तथ्य, अपने दस्तावेज रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद पुलिस उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल और परीक्षण करने के बाद, उनके तथ्य देखने के बाद अपनी कार्रवाई करेगी। पुलिस अभी नोटिस जारी करके इनसे जवाब तलाशने की कोशिश करे, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि छात्रों के नाम पर छात्रवृत्ति तो आहरित की गई है, यानी कि निकाली गई है, लेकिन वो छात्र असल में स्कूल में पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे, और छात्रवृत्ति किसके खाते में गई, किसको दिया गया, क्या स्कूल संचालकों ने खुद रखा या फिर इसमें कोई और शामिल था, ये तमाम जांच के बिंदु हैं जिस पर अभी क्राइम ब्रांच जांच पड़ताल कर रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। ग्वालियर में सड़कें अब सड़कें नहीं रही, बल्कि रहस्य लोक का दरवाजा बन गई हैं। कहीं से सुरंग निकलती है तो कहीं से पाइप और कहीं से सियासत। करोड़ों की लागत से बनी सड़कें 15 दिन भी नहीं टिक पाई, और अब हर 2 कदम पर ऐसा लगता है मानो धरती खुद बोरवेल बनना चाहती हो। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट देखिए, जहां सड़क धंसी, सिस्टम फंसा और जनता फिर भी सड़क पर ही रही। ग्वालियर की सड़कें अब बस सड़कें नहीं रही, एक किस्म की टाइम पास खदानें हैं। पता नहीं कब क्या निकल आए। करोड़ों की लागत से बनी चेतकपुरी रोड विकास के नए मॉडल के तौर पर सामने आई है, जहां सड़क बनती है, जनता चलती है, फिर अचानक जमीन बोलती है बस बहुत हुआ, अब मैं बैठ रही हूँ। 15 दिन पहले सड़क बनी, लेकिन जनता को पैदल चलने की आदत डलवाने का सिस्टम का 100वें प्रयास लगातार जारी है। सड़क ऐसी धंसी जैसे सरकार वादों से पीछे हटती है, धीरे धीरे बिना आहट दिए। 7 जगहों पर धंसी सड़कें अब 8 तक पहुंच चुकी हैं और लोग इसे सड़कों का ऑक्टोपस कहने लगे हैं। हर रोज एक नया टेंटिकल धंसता है। विशेष चेतकपुरी की सड़क का बता रहे हैं, उसमें आयुक्त नगर निगम को हमने निर्देशित किया था और उन्होंने उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। गड्ढों की गहराई ऐसी कि बोरिंग मशीन भी शर्मा जाए। एक जगह तो सुरंग इतनी लंबी निकली कि कार आराम से समा जाए और ड्राइवर जीपीएस चालू करके भी रास्ता न पाए। नगर निगम ने पहले गड्ढे भरे, फिर बयान दिए, फिर इंजीनियर निलंबित किए और अब एसआईटी गठित कर दी। मतलब सड़क धंसी, सिस्टम गहरा गया। इसके संबंध में हमारे अधिकारी जो हैं लगातार फील्ड पे जा रहे हैं। सभी हमारे पार्षद साहिबान, जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हैं। जहां सामने आ रहा है कि कोई इंजीनियर की, हमारे उपयंत्री या टीम की लापरवाही है, उनकी मैंने इंक्रीमेंट भी रोकी है। साथ ही जहां ठेकेदारों की बात है, सीवर ठेकेदार और इनके संबंध में भी उनको नोटिस जारी किया गया है। इस बाबत नोटिस जारी कर रहे हैं कि आगे की निविदाओं में वो भाग ना ले सकें। 18 जून को मुख्यमंत्री आए तो सड़क का लोकार्पण नहीं, संगीत समारोह हुआ। वीडियो बनाया गया जिसमें सड़कों पर सुर और ताल बिछा दिए गए, लेकिन वीडियो के 24 घंटे बाद ही सड़क भी उखड़ गई और सरकार की ताल भी। जनता अब उस वीडियो को ब्लैक कॉमेडी की श्रेणी में भेजना चाहती है। मुख्यमंत्री के स्वागत में जो सड़क बनवाई गई थी वो अल्ट्रा फास्ट फॉरवर्ड मोड में बनी। रातों रात सड़क बनी और वीडियो भी, जिसमें ब्रेकलेस सफर के सपने दिखाए गए। वीडियो में सब कुछ था, म्यूजिक, ड्रोन शॉट्स, एंगल्स, बस वो नहीं था जो असली सड़क पर था, गड्ढा। वीडियो वायरल हुआ तो सड़क भी बोली, अब मैं अपना असली चेहरा दिखा दूं, और पहली ही फुहार में सड़क छिलका बनकर उतर गई। हम इस समय उसी रोड पर हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है जी। चेतकपुरी रोड है ग्वालियर की, और ये इसने अपना, इसका नाम ही अब करप्शन रोड हो गया है, क्योंकि इसका जो करप्शन है वो रोज़ निकल के बाहर खुद आके बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये रोड आज 15वां दिन है और 8वीं बार ये रोड खुदी है। ठीक है, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रोड नीचे की साइड में जा रही है, और जो है अभी इसमें ये काम किया जा रहा है और लोग लगे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए, उनका प्रयास जारी है। कांग्रेस ने ऐलान किया है जो प्रभारी मंत्री को खोज लाए उसे मिलेगा 11,000 का इनाम। बीजेपी ने जवाबी हमला किया, हमारा मंत्री नहीं मिला तो क्या हुआ। कमलनाथ जी भी ग्वालियर नहीं पहुंचे थे। पूरे शहर में देखिए जिस प्रकार से कोहराम है, सारी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं और सड़कों की हालत देख रहे हो आप, गुफा का रूप में परिवर्तित हो गए। जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे उसकी कोई किसी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं है, किसी विभाग में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं है।
आज मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। साथ ही साथ जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो यहाँ के मंत्री हैं प्रभारी तुलसी जी, वो गायब है। तो निश्चित रूप से हमने 11,000 रुपये का इनाम घोषित किया है कि उनको कोई यदि कोई ढूंढ के लाएगा तो उसको 11,000 से पुरस्कृत करेंगे। मैं उन कांग्रेस मित्रों से पूछना चाहता हूं कि उनके माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आदरणीय वो 1 साल मुख्यमंत्री रहे और मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं वो जरा ये बता करके दिखा दें कि उनके मुख्यमंत्री कितने जिलों में और कितनी तहसीलों में गए। ग्वालियर स्मार्ट सिटी है। यहाँ पाइपलाइन पहले आती है और सड़क बाद में बनती है और जनता अंत में समझती है कि सिस्टम पहले से ही गड्ढा मोड पर था। सड़कें बनती हैं, बिगड़ती हैं, रिपोर्ट बनती है, जांच होती है और फिर सब दोबारा होता है। कहते हैं विकास एक सतत प्रक्रिया है और ग्वालियर की सड़कों ने इसे साबित कर दिया। हर दिन नया गड्ढा, नया रिपोर्ट, नया इंजीनियर सस्पेंड। एनडीटीवी लगातार सवाल पूछ रहा है, जब सड़कें जनता के पैसे से बनती है तो क्यों प्रशासन बार बार जनता को धंसने पर मजबूर करता है। ग्वालियर से देव श्रीमाली के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। बारिश ने कांकेर प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। पंखाजुर इलाके में एक युवक बारिश से सड़क में बने गड्ढे की पूजा करता हुआ नजर आया। साथ ही विभाग की जमकर आलोचना भी की और भगवान से अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। लोगों की माने तो इन गड्ढों से आए दिन हादसे होते हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन विभाग इनकी सुध नहीं ले रहा। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग और पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारियों को अपना थोड़ा विकराल रूप दिखाइए या ऐसा कोई रूप धारण कीजिए जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग और पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारी आपको देख पाए। हे गड्ढा महाराज की जय, गड्ढा स्वामी जी की जय, बोलो गड्ढा स्वामी जी की जय। खबर मंडला से, जहां मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। ग्राम भवन और मेढ़ा ताल में घुसा पानी। ग्राम भवन में नदी और नाले का पानी घुस गया। गांव में बने बाढ़ जैसे हालात। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मौके पर बिछिया थाने की टीम मौजूद। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खबर देवास से, जहां बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। किसानों की सोयाबीन की फसलें खराब हो गई। कई किसानों ने 2 बार की सोयाबीन की बो की। जिले में भारी बारिश के चलते फसल खराब हुई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल खराब हो गई है। ऐसे में किसान परेशान हैं। कुछ किसानों ने 2 बार सोयाबीन की बुआई की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगातार हो रही अब बारिश किसानों की मुसीबत बढ़ा रही है। ऐसे में किसानों ने मुआवजे की सरकार से मांग की है। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई अन्नदाता किस तरह से परेशान है। कर्ज लेके जैसे तैसे अपनी जमीन पर किसानों ने सोयाबीन की फसल बोई थी और फसल अधिक बारिश के चलते इस तरह हुई है। देखिए किस तरह से मैं इस वक्त खड़ा हूँ देवास जिले के खेत में, जहाँ पर ये सोयाबीन की फसल इन्होंने लगाई थी, लेकिन एक बार फसल नहीं आई। बारिश नहीं होने से दोबारा किसान ने सोयाबीन को बोया, जिससे उनकी फसल तो हुई, लेकिन जो पानी अधिक गिरा उसके कारण फसल पूरी किस तरह से खराब हो चुकी है। देखिए ये वो खेत हैं जहां पर फसल खराब हो चुकी है। हम बात करेंगे अन्नदाता से, ऐसे लोगों से जिनकी
फसल खराब हुई है। दादा क्या शुभ नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह राठौड़। राठौर साहब कितने बीघा जमीन है आपकी? 30 बीघा। किस तरह से फसल खराब हुई है पूरा विस्तार से बताएं आप। सोयाबीन उगने के बाद ख़त्म हो गई। ये जब बोई थी जब तो अच्छी दिख रही थी, बिल्कुल लगातार अच्छे चांस दिख रहे थे। उसके बाद लगातार पानी गिरने से इसकी जो है मेन जड़ है ये ख़त्म हो गई और धीरे धीरे खेत काला हो गया, हरा से काला हो गया। कितनी लागत लगी थी आपकी इसमें? लागत तो जोड़ी नहीं है अभी, पर हमारे साथ अन्नदाता है, युवा किसान है। दादा किस तरह से फसल खराब हुई आपकी, क्या है पूरा विस्तार बताएं आप। पानी की वजह से खराब हुई, अतिवृष्टि, पानी बहुत ज़्यादा गिरा, बोने के बाद धूप निकली नहीं। कितनी बार कारण है? ये दूसरी बार बोई थी इसमें। दूसरी बार हुई थी। हमारे साथ और भी किसान है। दादा किस तरह से आपकी फसलें, सोयाबीन की फसल खराब हुई है? ज़्यादा बारिश का कारण फसल खराब हुई है और हमने 2 बार बोई थी, 2 बार बीज खरीदी के बोयो, अच्छो बीज तो उगी भी आया सब, बाकी का बाद उगने का बाद जड़ वही गया सब, जड़ खराब होगी और सोयाबीन खत्म हो गया। किस कारण जड़ खराब हुई? ये ज़्यादा बारिश का कारण। और पहले किस कारण नहीं हुई थी फसल आपकी? पहला भी वो बारिश में बिगड़ी गया अभी, बारिश बोने का बाद। देखिए बारिश के बाद ही फसल खराब हो रही है। हमारे साथ किसान अन्नदाता हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेहरबान सिंह। मेहरबान सिंह जी, किस तरह से आप परेशान हो रहे हैं अभी, क्या बात है? बीज उगने के बाद खराब हो रही है, मतलब दिख रहा है कि मतलब फसल अच्छी तैयार हो रही है, उसके बाद खराब हो जाती है। क्यों हो गई खराबी? या तो पानी है या कम बारिश की वजह से भी हो सकती है, या फिर रुक रुक कर बारिश होने से हुई। हाँ, थोड़ा बहुत ही इसका असर है। तो वहाँ किसान भाई कार्बेंडाजिम नाम की जो दवाई है उसको 3 ग्राम प्रति लीटर या थायोफेनाइल मिथाइल एक फंजीसाइड आता है उसका भी 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो आगे जो पौधे बचे हुए हैं उन पर इसका थोड़ा सा नियंत्रण होगा। और जहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वहाँ कुछ किसान भाई सोयाबीन की पुनः बोनी भी कर रहे हैं, क्योंकि बोनी का भी समय है, किया जा सकता है। 10 जुलाई तक भी सोयाबीन की अगर बोनी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला परियोजना इन दिनों विवादों में है। बिलासपुर से कोरबा के बीच बन रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में न सिर्फ देरी हो रही है बल्कि अब ये भारी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का मामला भी बन चुका है। मुआवजा वितरण में गड़बड़ी के आरोपों के बीच एक निलंबित पटवारी की आत्महत्या ने इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। बिलासपुर से कोरबा के बीच करीब 100 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 2022 में शुरू हुआ था। इसे 2025 तक पूरा होना था, लेकिन अब तक सिर्फ 70% काम ही हो पाया है। कई गांव में अधिग्रहण की गई जमीन पर आज तक निर्माण शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मुआवजा वितरण को लेकर विवाद थम नहीं रहा। इसमें लेकिन छोटे कर्मचारी ही आदिकाल से मारे जा रहे हैं, जबकि हम 21वीं सदी पे हैं, शुभम शुक्ला चांद पे है। लेकिन रेवेन्यू का और प्रशासनिक अधिकारियों का दम उसी तरह से चल रहा है जैसे आदिकाल से चल रहा है। यह अत्यंत ही अविश्वसनीय सरकार की परिभाषा है कि छोटा कर्मचारी हमेशा मारा जाता आ रहा है। प्रजातंत्र में एक व्यक्ति भी यदि ब्रिटिश सरकार में मारा जाता था तो उसके ऊपर या मरता था या सुसाइड करता था तो उसकी जांच होती है। हम प्रजातंत्र का 75 साल ढो रहे हैं, लेकिन मारा जा रहा है आज भी वही छोटा कर्मचारी। किसानों का आरोप है कि उन्हें ना तो सही समय पर अधिग्रहण की सूचना मिली और ना ही आज तक मुआवजा। 2018 से लेकर अब तक वे कमिश्नर ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पैसा आज तक नहीं मिला। कई किसानों की जमीन बंजर पड़ी है, जिसमें ना तो वो खेती कर पा रहे हैं ना बेच पा रहे हैं। एक केस ढेका का अभी हम लोगों के नॉलेज में आया है। ढेका में हम लोग जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध में कठोर से कठोर कार्रवाई की। क्या गड़बड़ी क्या थी सर वहाँ पर? उसमें बंटवारा को लेकर के था। अधिसूचना की जो डेट थी उससे पहले बंटवारा उसमें दिखाया गया था। राजस्व रिकॉर्ड में छिड़कानी की गई थी, उसके आधार पर अभी कार्रवाई की गई। इस पूरे घोटाले की परत तब खुली जब इस परियोजना से जुड़े 33 भूस्वामियों का नाम 76 भूस्वामियों में बदल गया। इससे मुआवजे की राशि 1.5 गुना बढ़ गई, क्योंकि पहले किए गए सीमांकन के हिसाब से भूस्वामियों को करोड़ों का मुआवजा भुगतान करना था। ऐसे में 33 के बदले 76 भूस्वामियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि कई करोड़ में तब्दील हो गई, जिससे प्रशासन को गड़बड़ी का संदेह हुआ और इसमें जांच टीम गठित की गई। जांच टीम ने स्थानीय पटवारी SK मिश्रा और तहसीलदार DK उइक को दोषी ठहराते हुए उन्हें पद से हटा दिया।
लेकिन मामले में जब प्रशासन ने आरोपी पटवारी और तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में एफआईआर दर्ज की, तो आरोपी पटवारी सुरेश मिश्रा ने अपने बहन के फार्म हाउस में सुसाइड कर लिया। मौत से पहले छोड़े गए सुसाइड नोट में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और कुछ अधिकारियों के नाम लिखे जिन्होंने उन्हें इस घोटाले में फंसाया। कायम हुआ है क्योंकि मामला दर्ज है तोरबा थाने में और जो घटना हुई है वो हुई है सकरी थाने में। तो उसमें जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसको संज्ञान में लिया गया है। उसमें सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि कोई कोटवार और कोई और रेवेन्यू का जो क्लास 3 एम्प्लॉई था कोई, उस पर शक किया है कि उनके द्वारा किया गया होगा और खुद को निर्दोष बताया गया। तो उस पर पुलिस जांच कर रही है, उन सभी बिंदुओं पर उनको भी बुलाया जाएगा और उसमें आवश्यकता पड़ी तो जो भी डॉक्यूमेंट है, जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है, उसकी जांच भी कराई जाएगी। इस मामले में बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि जांच जारी है। सुसाइड नोट की पुष्टि और उसमें उल्लिखित नामों की जांच की जा रही है। पटवारी संघ ने सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का जिक्र किया है उनके नाम सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच सिर्फ एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरी चेन की जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले लेकिन निर्दोषों को बलि का बकरा न बनाया जाए। परियोजना के अधूरे काम से क्षेत्रीय विकास भी प्रभावित हो रहा है। अगर ये सड़क समय पर बनती तो बिलासपुर से कोरबा की दूरी महज 1 घंटे में तय की जा सकती थी और क्षेत्रीय कारोबार को नई रफ्तार मिलती। बिलासपुर कोरबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। इस मामले में जब जांच की गई तो पटवारी और तहसीलदार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। इस वक्त हम मौजूद हैं डेका में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो जगह है जहां जिसके कारण ये परियोजना अभी तक अधूरी पड़ी है। लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में बची ये परियोजना आज भी अधूरी है। इस परियोजना में 33 हितग्राहियों का नाम आया था, जिसके बाद लगभग 76 हितग्राहियों का नाम मुआवजा से पहले जुड़ गया, जिसके बाद इस मामले में जांच पड़ताल की गई और आखिरकार उसमें दोषी पटवारी और तहसीलदार पर कार्रवाई किया गया। दोनों को बर्खास्त किया गया। बाद में एफआईआर के निर्देश तक दिए गए, लेकिन जब एफआईआर के निर्देश दिए गए तो पटवारी ने सुसाइड कर लिया। इस पूरे मामले में पटवारी ने 2 सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें अधिकारियों का जिक्र किया गया था कि वो दबाववश कार्रवाई किए हैं और उन्होंने अपनी बेगुनाही का भी जिक्र किया था। अब देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन किस तरह जांच करती है, लेकिन जिस तरह से पहले जांच किया गया था उस जांच रिपोर्ट पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरह से पारदर्शिता लाई जाती है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। खबर डिंडौरी से, जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। एनडीटीवी पर खबर चलने के बाद जागा प्रशासन। नया ट्रांसफार्मर लेकर पहुंचे कर्मचारी। गांव में नया ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू भी कर दिया गया है। आज सुबह लोगों ने सड़क जाम की थी। इसी को लेकर एनडीटीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई। तो डिंडौरी में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ और दोपहर होते होते खबर का असर दिखा। बिजली और पानी की समस्या से गांव वाले जूझ रहे थे, परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के अधिकारी गांव में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पहुंच गए। आपको बता दें 2 हफ्ते से लोग बिजली और पानी की समस्या से परेशान थे। खबर सागर से, जहां जिले में एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। सीएम राइस स्कूल भवन के निर्माण में देरी का ये मामला है। निर्माण में देरी के चलते एजेंसी पर जुर्माना लगेगा। भविष्य में फिर ऐसे होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसमें एक्शन लिया गया। अब निर्माण कार्य में देरी के चलते अब एजेंसी पर जुर्माना लगेगा। स्टार्टिंग में जगह मिलने में समस्याएं आई। जगह शुरू में डिसाइड नहीं थी, फिर डिसाइड हुई, उसमें कि मिट्टी हटाने की समस्या आई, उसमें 7-8 महीने डिले हो गया। इसके बाद पीछे पेड़ भी लगे थे, उनकी परमिशन में भी 4-5 महीने का डिले हुआ। इसके बाद भी जब काम शुरू हुआ तो इंटीरियर ड्राइंग भी इक्को द्वारा काफ़ी देरी से मिली, उस कारण से काम डिले हुआ। फिर भी हमारी कोशिश है कि इस महीने हम काम को पूर्ण कर दें और बच्चों को वहाँ क्लास शुरू हो जाए। खबर मऊगंज से, जहां जमुई गांव में नल जल योजना लोगों के लिए मुसीबत बन गई। नल से जल तो नहीं पहुंचा, लेकिन पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें जो खोदी गई उसकी मरम्मत तक दोबारा से नहीं की गई। इसकी वजह से बारिश में ये सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई।
ठेकेदार ने बिना किसी ठोस इंजीनियरिंग योजना के गांव की सड़कों को खोद दिया, पाइपलाइन डाल दी और फिर ऐसे ही छोड़ दिया। ग्राम पंचायत जमुई सरपंच शिवराज सिंह ने बताया कि पाइपलाइन योजना के तहत जैसी सड़क थी, पाइपलाइन डालने के बाद उसे उसी स्थिति में बनाना था, लेकिन ठेकेदार और इंजीनियर ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए, सड़कों का हाल बिल्कुल बेहाल है, हम भी देख रहे हैं, बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन शासन की जो योजनाएं हैं उसमें हमारे पास मिट्टी मोरम कुछ भी है ही नहीं है कि हम इसका कहीं न कहीं उद्धार कर दें। अब समस्या ये जा रही है कि जो नल जल योजना का जल निगम के माध्यम से जो खुदाई की है रोड में, हमको जो जानकारी थी कि जैसा वो खोद के कर जिस पोजीशन में रोड थी उस पोजीशन में बना के देंगे, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। फ़ोन लगाता हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, फ़ोन काट दे रहे हैं। अब समस्या है कि कहाँ किससे बात करें। हमारे अपने पास तो बजट नहीं है कि हम मोरम का पैसा हो हमारे पास तो हम मोरम डाल दें। 2-4 गाड़ी की बात होती तो कहीं न कहीं से एडजस्ट कर लेते। मोरम भी अपने यहाँ है नहीं, बाहर से मंगाना पड़ता है, तो लगभग इतना कास्ट पड़ता है कि अपने पास बजट ही नहीं है। और मोरम का जो सिस्टम है तो मोरम कम से कम 2 किलोमीटर पूरा ये ख़राब है। 2 किलोमीटर में लगभग 200 गाड़ी बोट जो है तो मोरम लगेगा। अभी समस्या है, रास्ता खराब ही, पाइपलाइन वाले खन के उसके लेकर उल्टा सीधा कई दिन है, आवागमन अवरुद्ध हुआ है। पाइपलाइन वाले खोद के सीधे चले गए, लौट के आए नहीं, कौनो व्यवस्था नहीं करें। जहाँ पाइन तहाँ खोदिन, अपने मनमानी खोदिन, कहूँ न साइड लेने आई, कहूँ खेत खोदे हैं, कहूँ बीच रोड खोदे हैं, कहूँ कगर खोदे हैं, झंझट तैयार करके गए हैं, कोनो काम करके नहीं गए। समस्या ये है बीचों बीच क्या कहता है, पाइप वाले खन दिए हैं तो ना गाड़ी निकल पा रही है, ना ट्रैक्टर न भाई कोई भी नहीं निकल पा रहा। सरपंच से इसकी सूचना दिए? सब सोचना सब दिए। सरपंच क्या बोले? क्या बोले, नहीं आ रहा है बजट। ये रास्ता साहब बहुत गड़बड़ है, देख रहे हैं कि यहाँ पर न चलते बन रहा है, न तो पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। यहाँ सब माटी है तमाम, न मोरम डला है न कुछ है, एक गड्ढा है चारों तरफ, निकलने में लगता है गिर जाएंगे सब। आप शिक्षक हैं, इसी रास्ते से डेली गुजरते हैं स्कूल के लिए? हम तो रोज का आना जाना है, हम तो रोज ही देख रहे हैं। यहाँ कंडीशन बहुत खराब है, यहाँ मोरमी करना तो कम से कम हो जाए, चलने के काबिल हो जाए आदमी का। बताइए, लगता है गिर जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, उनके लिए समस्या हो रही है। गरियाबंद के मैनपुर में खाद बीज की किल्लत पर कांग्रेस ने जोरदार हल्ला बोला। ब्लॉक कांग्रेस ने सहकारी समिति के सामने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सहकारी समितियों में खाद नहीं होने पर भी आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि खाद नहीं होने की वजह से किसान महंगे दाम पर उड़ीसा से खरीदकर खाद लाने पर मजबूर है। किसानों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ अत्याचार बंद करो। और सिटी सेंटर में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।